हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं DU बीएड एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर जो 2020 में हुआ था। और अब यही पैटर्न DU का है जो बीएड का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर का। तो इस क्वेश्चन पेपर को हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट में हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे और दूसरे पार्ट में भी हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो दोनों पार्ट आप वीडियो को ध्यान से देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक इंग्लिश का पैसेज दिया हुआ है, पैसेज नंबर 1। तो इस पैसेज को मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं स्क्रॉल करूँगा आपके लिए और फिर सीधे क्वेश्चंस पर आएंगे। बाकी पैसेज के अलावा हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बाकी जो आगे हम सॉल्व करेंगे वो सभी डिटेल में सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है तो आप पेशेंस बना के चलिएगा। तो आपके लिए मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ये। तो ये एक 15 साल के लड़के का पैसेज है, 15 साल के बच्चे की एक कहानी है जो एक बीमारी से ग्रसित होता है। तो उसी के बारे में है ये। थोड़ा सा मैं आपके लिए स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले पाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं और पैसेज पढ़ सकते हैं। पैसेज पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं पैसेज को अवॉइड कर रहा हूँ। मैंने पैसेज को पढ़ लिया था और उसके बाद मैंने इसका सॉल्यूशन किया था। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है द पैसेज इज़ नरेटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, यहाँ पर पता चलेगा कि एक थेरेपिस्ट है जो एडल्ट बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ये उसके मतलब उन्होंने नरेट किया ये। तो इसीलिए जो आपका यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ए कंसर्न थेरेपिस्ट हु वर्क विद स्ट्रगलिंग यंग एडल्ट। तो यंग एडल्ट कैसे भी हो सकते हैं, वो थेरेपिस्ट जो है वो आपका थेरेपिस्ट की मदद से उनको सही करता है। तो ये उसी की लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। तो दोबारा से पैसेज आएगा आपके पेपर में भी, हर बार पैसेज कंप्लीट आएगा और फिर क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से कंप्लीट पैसेज आएगा और फिर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है अकॉर्डिंग टू पैसेज पेरिस टू बिगेस्ट प्रॉब्लम वर। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमें मिलेगा ये लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा। यहाँ पे जब आप पढ़ोगे लास्ट पैराग्राफ में तो यहाँ पर ये चीज़ मिलेगी कि पेरिस की 2 प्रॉब्लम ये थी कि जो उसके पेरेंट्स थे उनको वो नर्चर और सपोर्ट नहीं कर पाते थे, और जिससे उनकी मेंटल स्ट्रेंथ क्या होती थी, बढ़ती थी। तो ये हम पैसेज से प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका सीधा से 1 ऑप्शन में ही ये चीज़ आ रही है कि बीइंग अनहैप्पी, वो अनहैप्पी रहती थी। बीइंग अनहैप्पी अचीवर एंड हिज पेरेंट रोल इज़ इंक्रीजिंग हिज मेंटल स्ट्रेंथ। तो जो उसके पेरेंट्स थे उसकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाते थे, जो कि हमारा यहाँ पे नज़र आ भी रहा है आपके सामने कि हिज पेरेंट इनवर्टली इंक्रीज हिज मेंटल स्ट्रेंथ। मतलब इनवर्टली मतलब मिस्टेकन, गलती से वो बढ़ाते थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 में बोला गया द प्राइमरीली पर्पस ऑफ द पैसेज इज टू। तो यहाँ पर भी आप जब इस पैसेज को पढ़ोगे तो पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो पैसेज को अगर फर्स्ट पैराग्राफ आप रीड करोगे अच्छे से तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है, जिसमें होता क्या है, जिसमें एंगर आता है और डिस्ट्रेस फील होता है और साथ में वेट की भी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर पहले वाले पैराग्राफ में बताया है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1। तो इसका यही ऑप्शन हो जाएगा। डिस्क्राइब अ यंग मैन स्ट्रगल विद एनोरेक्सिया एंड इन डूइंग सो प्रोवाइड पॉसिबल रीज़न अ यंग मैन मे यूज़ डिफेंड एंड ईटिंग डिसऑर्डर। तो मैंने आपको बताया था वेट से रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब ईटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
4 की तरफ देखते हैं, फिर से पैसेज आ गया और क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज द ऑथर यूज इन सेंटेंस स्टार्टिंग ऑफ द फोर्थ पैराग्राफ बट बीनीथ हिज academic सक्सेस पेरी faced a world of trouble and while he took while to get no eventually the problem came pouring out। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है, मेटाफर का जब आप मीनिंग निकालोगे तो मेटाफर का मतलब होता है कोई सिम्टम्स या साइन या हो सकता है सिम्टम्स। तो ये इसका मतलब होता है। हम और भी, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 है साइमाइल, तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कंपैरिजन करना, किसी से कंपैरिजन करना। तो कंपैरिजन तो था नहीं, साइन और सिम्टम्स ही थे यहाँ पर। और जो एनेक्डोट है, एनेक्डोट का मतलब होता है छोटी सी घटना का विवरण करना या छोटी सी कहानी बताना। तो हमने ये आपके ऑप्शन भी सही से एलेबोरेट कर दिया। आयरनी मतलब आप समझ ही पाओगे इसको, ये तो ऑप्शन बहुत ईजी है। लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का, इन द सेकेंड सेंटेंस ऑफ द लास्ट पैराग्राफ द वर्ड इन एडवर्टली मोस्ट नियरली मीन्स। तो ये मैंने आपको बताया भी था, इसका मतलब होता है गलती से, मतलब मिस्टेकनली। ऑप्शन नंबर इसका 4 से ही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन की तरफ भी हम देखते हैं। स्टीडीली का मतलब होता है तेज़ी से, और जो आपका मोन्यूमेंटली है उसका मतलब होता है किसी चीज़ से अपील करना। और इंक्रीमेंटली का मतलब बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब इंग्लिश के क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं BEDS2BIL जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 की साइड। तो उसमें बोला गया है लेट f एंड g बी रियल फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x माइनस 5 एंड gx इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 7 फॉर ऑल द रियल नंबर x सच दैट fx इज इक्वल टू gx विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से हमें सॉल्व करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो सकता है क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आप जल्दी सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आप इजीली जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5 एंड जी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 7। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि एफ एक्स और जी एक्स आपस में इक्वल है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। जब ये आपस में इक्वल होंगे तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे बस। जब वैल्यू पुट करोगे 2x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 4x प्लस 7, इसका सॉल्यूशन आप करोगे तो माइनस 4x लेफ्ट साइड आएगा और प्लस 5 माइनस 5 जाएगा इधर जाके चेंज हो जाएगा साइन, जो कि 7 प्लस 5 बन जाएगा। तो ये हुआ आपका 6x इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। जब x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई तो ऑप्शन हम देखते हैं। अब ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि कोई, ये अब मान के चलो आपके पास कोई एक्सिस है, ये x एक्सिस होता है और ये ऊपर वाला y एक्सिस, नीचे वाला भी y एक्सिस। इधर वाली पॉजिटिव साइड होती है, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव और इधर नेगेटिव होता है। तो मान के चलो x इक्वल टू 2 यहाँ पर आया है, तो ये किसके पैरेलल होगा, इस तरीके से होगा ये पॉइंट, मतलब x इक्वल टू 2 पे कट कर रहा है। तो इसीलिए आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, a straight line parallel to y axis cutting 2 point towards the positive side of x axis। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की साइड। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है इफ द zeros of the polynomial ax cube plus 3bx square plus 3cx plus d are increasing succeedingly a constant r then which of the following relation are true। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये।
आपको गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस 3b एक्स स्क्वायर प्लस 3c(x) एंड प्लस डी। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। मान लेते हैं, अब क्वेश्चन में हम लेट करेंगे, लेट कर लेते हैं कि इसके जो ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा इसके ज़ीरोज़ हैं। ये हम लेट कर लेते हैं। आपको लेट नहीं करना है, ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इसीलिए टाइम लग सकता है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो होगा वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस 3b/a। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपका। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। फिर सभी अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास हो जाएगा 3c/a। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। और सभी का प्रोडक्ट अल्फ़ा, बीटा और गामा, इनका जो सॉल्यूशन होगा वो -d/a। मतलब इसी इक्वेशन से हम इसी से सॉल्व कर रहे हैं, तो यहीं से हमने ये वैल्यूज़ लिए। आप फार्मूलाज में चेक करके आप देख सकते हो। जब एक क्वेश्चन में एक चीज़ दी हुई है कि अल्फ़ा, बीटा, गामा आर इन इंक्रीजिंग सक्सीडिंगली, इसका मतलब क्या होगा कि अल्फ़ा, बीटा एंड गामा आर इन एपी, ये सारे एपी में है। क्यों एपी के अंदर? क्योंकि बढ़ते हुए क्रम के अंदर लिखा हुआ है। जब ऐसा होगा तो यहाँ से आप 2 अल्फ़ा 2 बीटा, तो आप ये लिख सकते हो यहाँ से कि 2 बीटा बराबर अल्फ़ा गामा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस गामा। ऐसा क्यों? एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर हम, ये आपके समझने के लिए कि मान के चलो कोई नंबर है 3, 4, 5, तो इनका जो बराबर होगा क्या होगा कि 2 × 4 बराबर 5 + 3, तो देखो सेम आएगा। मतलब मिडिल वाला जो नंबर है वो दोनों फर्स्ट और सेकंड के सम के बराबर है। तो यहाँ पर अल्फ़ा, बीटा और गामा, बीटा मिडिल नंबर था तो अल्फ़ा प्लस गामा का हमने सम किया, तो बीटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ पर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया था सिमिलरली। तो यहाँ से हम 2 बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे इसके अंदर। तो जब आप पुट करोगे तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन आता है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो सॉल्यूशन आएगा, मतलब अल्फ़ा प्लस गामा की जगह आपने रखा 2 बीटा, और बीटा तो था ही, मतलब इन दोनों की जगह आपने रख दिया, अल्फ़ा प्लस गामा की जगह 2 बीटा रख दिया। तो यहाँ से आपके पास सॉल्यूशन आएगा -3b/a। तो यहाँ से फिर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 बीटा बन जाएगा, 3 बीटा इज इक्वल टू -3b/a। और ये वाला 3 से ये वाला 3 कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी -b/a। ये आपके पास पहली वैल्यू आ गई। अब इसी में बीटा जब आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दोगे, बीटा आप सेकेंड में पुट कर लो या थर्ड में, तो जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी अल्फ़ा, बीटा, गामा, अल्फ़ा, बीटा, गामा इज इक्वल टू -d/a था। तो इसमें आपने पुट कर दिया, इसमें आपने बीटा की वैल्यू पुट कर दी। बीटा की वैल्यू क्या आई थी? -b/a। बीटा की वैल्यू आई थी आपके पास -b/a, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अल्फ़ा गामा इंटू -b/a इज इक्वल टू -d/a।
इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा और गामा की जो वैल्यू आएगी वो डी बाई बी आ जाएगी, ए से ए कैंसिल और माइनस इधर आएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2। जब आपने 2 में पुट किया तो वहाँ से क्या सॉल्यूशन आएगा, बीटा अल्फ़ा प्लस गामा प्लस डी बाई बी इज इक्वल टू 3c बाई ए। फिर यहाँ से बीटा की वैल्यू पुट कर दी माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा प्लस गामा और डी बाई बी इज इक्वल टू 3c बाय ए। इसके बाद एक स्टेप बहुत आसान है, वो स्टेप आपको आना ही चाहिए। तो यहाँ से आप अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू आसानी से निकाल पाओगे। अल्फ़ा प्लस गामा की यहाँ से आप वैल्यू इजीली निकाल पाओगे। अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू आएगी आपके पास, अल्फ़ा प्लस गामा था आपके पास 2 बीटा, ये पहले ही आपने सॉल्व कर लिया था। यहाँ पर जब आपने सॉल्व किया था अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू थी आपके पास 2 बीटा और बीटा की वैल्यू थी माइनस बी बाई ए। तो बस इसी का यूज़ करना है यहाँ पर, और बीटा की वैल्यू मैंने रखी माइनस बी बाई ए। बस इसी का सॉल्यूशन हम यहाँ पुट कर देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम रख देंगे माइनस बी बाई ए, इसकी जगह रखेंगे 2 इंटू माइनस बी बाई ए और प्लस डी बाई बी इज इक्वल टू 3c बाई ए। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ से आ जाएगा 2b स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे आएगा a स्क्वायर और प्लस डी बाई बी इज इक्वल टू 3c बाई ए। इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आया आपके पास a स्क्वायर बी, और जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आएगा 2b क्यूब प्लस a स्क्वायर डी इज इक्वल टू 3c बाई ए। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये a से a की कैंसिल। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2b क्यूब प्लस a स्क्वायर डी इज इक्वल टू 3abc। 3abc को लेफ्ट साइड में लेकर आ जाओगे और ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। देखिए, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन निकल के आता है इस पूरी इक्वेशन का। तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, इसमें टाइम भी लगा सॉल्व करने में और आपको समझाने में भी टाइम लगा। जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे। बेसिकली कुछ क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने वाले नहीं होते हैं बच्चों। तो आपको करना क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, तो जैसे ये वाला लेंथी क्वेश्चन है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो बहुत टफ होते हैं आप उनको स्किप करो और आगे बढ़ जाओ जब आपके पास टाइम हो। नहीं तो इन क्वेश्चंस की वजह से आपका बाकी का क्वेश्चन पेपर भी रह जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर तो, और इसमें बोला गया है कार्ड मार्क फ्रॉम 10 to 15 आर पुट इन अ बॉक्स एंड गिवन अ थ्रू मिक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ कार्ड विद अ स्क्वायर नंबर रिटन ऑन इट इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ईच कार्ड इज इक्वली लाइक। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, तो जो स्क्वायर होंगे वो 10 से 50 नंबर के बीच कितने स्क्वायर हो सकते हैं। 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 6 का स्क्वायर 36, और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो यही 4 स्क्वायर होंगे, और टोटल नंबर कितने होंगे 10 से लेकर 50 के बीच में, जिसमें 10 भी इंक्लूडेड है। तो टोटल नंबर हुए आपके पास 41। इसीलिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी टोटल प्राप्त करने की, 4/41। 41 क्यों आया, क्योंकि 10 भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 2 है वही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है 4/41।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 7-6 एंड 3,4 इन द रेशो 1:2 इंटरनली लाइज इन द। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है। मतलब क्या है कि एक लाइन है और उस लाइन पर एक पॉइंट है, मान के चलो ये ए पॉइंट है आपका और ये बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 7,-6 और 3,4 और कोई एक पॉइंट है इस पर P जिसको हम एक्स वाई मान लेते हैं, वो इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। मतलब ए से P तक की दूरी 1 है और P से B तक की दूरी 2 है। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से जो आपका सेक्शन फॉर्मूले से ये हम सॉल्व कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कोमा वाई, आपको एक्स कोमा वाई के कोऑर्डिनेट आपको चाहिए तो फॉर्मूला होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। सिंपल वैल्यू पुट कर देते हैं। तो m1 जो है आपका 1 है, m2 है जो आपका 2 है और x1 y1 x2 y2 इस तरीके से ये गिवन है। तो बस वैल्यू ही पुट करनी है इस क्वेश्चन में, आप कुछ नहीं बचा है। तो 1:3, m1 आपका 1 था और x2 था आपका 3 प्लस m2 आपका 2 है और x1 है आपका 7 और अपॉन में 3 कॉमा सिमिलर m1 है 1 और y2 जो है आपका ये है 4 प्लस m2 जो है आपका 2 है और y1 जो है आपका y1 है m2 y1। तो y1 क्या था आपका -6, तो -6 अपॉन में और 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो 3 + 14 अपॉन में 3 और ये आ जाएगा 8 - 12 अपॉन में 3। तो जब सॉल्व कंप्लीट करेंगे तो सॉल्यूशन में आएगा 17 अपॉन में 3 एंड -8/3। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम बना लेते हैं। इसके क्या कौन से कोऑर्डिनेट में है, तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होता है, x यहाँ पर x नेगेटिव और y पॉजिटिव। यहाँ पर होता है आपका x नेगेटिव और y भी नेगेटिव। यहाँ पर होता है x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव, तो इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर 4 में लाई कर रहा है। तो हम लिख देते हैं इसीलिए जो ये लाई कर रहा है, जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, किस में लाई कर रहे हैं, इन 4th क्वाड्रेंट। इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है 4th क्वाड्रेंट, वही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आप क्वेश्चन में बोला गया है इन अ विंड मिल द पावर जनरेटेड। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे गलती कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो है पावर जो जनरेट होती है, वो पावर जो जनरेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विंड वेलोसिटी के। ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, W का मतलब विंड और V से वेलोसिटी। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या बोला गया है, डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द टावर। हाइट तो डिपेंड करती है। इज़ मोर इन रेनी सीजन सिंस डैम एयर बाउंड मीन मोर एयर मास हिटिंग द ब्लेड। अगला है डिपेंड ऑन विंड वेलोसिटी। तो आपको मैंने ये चीज़ पहले ही बता दी थी। 4th ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, कैन बी इंक्रीज बाय प्लांटिंग टॉल ट्रीज क्लोज टू द टावर। तो इसीलिए जो पावर जनरेट होगी वो विंड की वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी। जितनी विंड ज़्यादा चलेगी उतनी ही ज़्यादा पावर जनरेट होगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, डिपेंड ऑन विंड वेलोसिटी।
अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ या आर ट्रू फॉर स्टेशनरी वेव। तो सबसे पहली बात मैं ये करता हूँ कि स्टेशनरी वेव को और किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन में आ भी सकता है। तो स्टेशनरी वेव को एक और नाम से जाना जाता है जो कि होता है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव के नाम से भी ये जाना जाता है। तो पहले ऑप्शन में दिया गया है एवरी पार्टिकल हैज़ फिक्स एम्पलीट्यूड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स नियरेस्ट पार्टिकल। दूसरे में ऑल द पार्टिकल क्रॉस देयर मीन पोजिशन एट द सेम टाइम। थर्ड में ऑल द पार्टिकल आर ऑसिलेटिंग विद सेम एम्पलीट्यूड। फोर्थ में देर इज़ नो नेट ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी अक्रॉस एनी प्लेन। तो ये भी गलत है। देर आर सम पार्टिकल विच आर ऑलवेज एट रेस्ट। तो ये भी गलत है। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर मतलब सी स्टेटमेंट सिर्फ ठीक है। क्यों? क्योंकि जो स्टैंडिंग वेव है या स्टेशनरी वेव वो ऑलवेज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ईच हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। मूविंग डायरेक्शन में करती है और फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड उसका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी में ही है। तो अकेला देखते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में करेक्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है केपलर सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो केपलर सेकंड लॉ है वो किसके ऊपर बेस्ड है? तो बहुत सिंपल सा है। जो केपलर्स का सबसे पहली बात हम देख लेते हैं। केपलर्स का जो सेकंड लॉ है वो होता क्या है, उसको क्या बोलते हैं एक और? तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज। ये इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है। लॉ ऑफ एरियाज भी बोला जाता है और ये एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम कुछ लॉ पढ़ते हैं केपलर्स के। केपलर्स का जो थर्ड लॉ है, जो केपलर्स का थर्ड लॉ है उसको वो किसके ऊपर बेस्ड है? तो वो है ये डिपेंड करता है टोटल डिपेंड ऑन द टोटल मास ऑफ द टू बॉडीज़ इन्वॉल्व। तो ये जितना भी मास है दो बॉडीज़ के उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। केपलर का फर्स्ट लॉ जो है, अच्छा थर्ड लॉ में ही अगर मैं बात करूं तो इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। केपलर का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ की अगर मैं बात करूं, इसको मिटा देता हूं मैं यहाँ से। अगर मैं केपलर के फर्स्ट लॉ की बात करता हूं, फर्स्ट लॉ की, तो फर्स्ट लॉ जो है ये कहलाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट। और जो केपलर का फर्स्ट लॉ है ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, मतलब ये प्लैनेट की शेप बताता है फर्स्ट लॉ। तो ये भी आप याद रखना, इसमें से आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ऐसे ही हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन हर क्वेश्चन में आपको देते रहेंगे, तो आप वीडियो में लगातार बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में हम 2021 का भी क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कराएंगे DU का। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अब चलते हैं। तो बोला गया इफ़ द मास ऑफ द सन वर 10 टाइम्स स्मॉलर एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G वर 10 टाइम्स स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी फॉल्स। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं। क्वेश्चन में बोला ये गया है जो मास है वो 10 टाइम लेस कर दिया गया है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो 10 टाइम बड़ा कर दिया गया है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है GE बराबर कैपिटल G ME अपॉन में R²। जब वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर सॉल्व होके आएगा 10G ME बाय R²। और ये जो था
ये आपका क्या था, ये जी था। तो नया वाला जो जी होगा वो क्या हो जाएगा आपका, नया वाला जी हो जाएगा 10 × जी। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगी। तो पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, एयरप्लेन विल हैव टू ट्रेवल मच फास्टर, तो ये भी आपका सही है। सेकंड, रेन ड्रॉप विल फॉल मच फास्टर। अब जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ गई है तो कोई भी चीज ऊपर से तेजी से नीचे की साइड आएगी, तो ये भी सही है। अगला है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ विल नॉट चेंज, तो ये तो जाहिर सी बात है चेंज हो गई है, तो हमें दिख ही रहा है। नेक्स्ट है, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बी बिकम मोर डिफिकल्ट, तो सिंपल सा है कि जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगी तो वॉकिंग में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ विल नॉट चेंज। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ विटामिन। तो जो विटामिन है वो आपका इसमें सिर्फ एक ही है जो कि आपका है एस्पार्टिक एसिड नहीं है, एस्कॉर्बिक एसिड एक विटामिन है आपका, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको ये चीज़ देता हूँ कि एस्कॉर्बिक एसिड को एक और नाम से बुलाया जाता है जो कि होता है एस्कॉर्बेट। अच्छा, ये किस टाइप का विटामिन है? एस्कॉर्बिक जो एसिड है ये किस टाइप का विटामिन है? ये आपका विटामिन है विटामिन सी, तो ये भी आप याद रखना, विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अब हम चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है वाइट फ्यूम अपियर अराउंड द बॉटल ऑफ एनहाइड्रस AlC3, द रीज़न फॉर दिस। तो इसकी हम सिंपल सी रिएक्शन एक करके देख लेते हैं। जब AlC3 जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या रिलीज़ करेगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये रिलीज़ करेगा AlOH3, ये 3 है आपका, और प्लस HCl। यही जो HCl है आपका इसी कारण से होता है ये वाइट फ्यूम। ये जो वाइट फ्यूम जनरेट होते हैं वो इसी कारण से होते हैं, HCl की वजह से। तो ऑप्शन में देखते हैं हम सिंपल सा, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन में बोला गया AlC3 पार्शियली ऑक्सीडाइज विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू लिबरेट Al2O3। Al2O3 तो बना ही नहीं था कभी भी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन गलत है पहला। दूसरा देखते हैं, AlCl3 इज पार्शियली हाइड्रोलाइज विद एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर टू लिबरेट HCl गैस विच अपीयर वाइट इन कलर। तो बिल्कुल सही है, ये HCl रिलीज़ किया था और वाइट कलर का जो वाइट फ्यूम बने थे वो इसी कारण से हुए थे, तो इसलिए उसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। बोला गया द गिवन रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए। तो एक रिएक्शन आपको नीचे गिवन है 4NH3 + 5O2, तो ये दे रहा है 4NO गैस और प्लस 6H2O। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो ऑक्सीजन है वो उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और नाइट्रोजन के साथ वो लग गया और साथ में H2O बना दिया। तो इसका मतलब क्या है, पहले जब उसने हाइड्रोजन को हटा दिया उसका मतलब है किसी को हटाया, मतलब प्रतिस्थापन है, मतलब डिस्प्लेस किया किसी को, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए भी करेक्ट है इसका। साथ ही साथ किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का निकलना, तो ये इसमें आपका दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है। तो अब हम अपने ऑप्शन की तरफ देखते हैं कहीं पे ए और सी मिलता है क्या। तो ए और सी आपका ऑप्शन नंबर 3 में मिलता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है साथ साथ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है।
और डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ एक रिएक्शन वो होती है जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है क्या है कि आयंस का एक्सचेंज होता है और एलिमेंट एक दूसरे से आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं और अलग अलग एलिमेंट बना लेते हैं, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है टू केमिकल स्पीशीज एक्स एंड वाई कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट पी विच कंटेन बोथ एक्स एंड वाई। तो एक रिएक्शन आपको गिवन है एक्स प्लस वाई और ये प्रोडक्ट दे रहा है पी। तो यानी ये कोई एक्स और वाई के जोड़ने से पी प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पी आपका क्या हुआ, पी आपका एक कंपाउंड हुआ, पी आपका एक कंपाउंड हो गया। और एक्स और वाई क्या होंगे, एक्स और वाई आपके एलिमेंट होंगे, तो पी कंपाउंड हुआ क्योंकि दो एलिमेंट के मिलने से ये कंपाउंड बनता है। और कंपाउंड में क्या होता है, हमेशा जो एलिमेंट होते हैं वो फिक्स रेशो में होता है, फिक्स रेशो में। तो ये भी आपको याद रखना है, ये लो था आपका फिक्स रेशो में। तो इसमें देखते हैं पी एक कंपाउंड है, बिल्कुल सही है। एक्स वाई आर कंपाउंड, तो ये गलत हो जाएगा। एक्स वाई आर एलिमेंट, बिल्कुल ठीक है। और पी हैज़ अ फिक्स रेशो, तो इसीलिए आपका ए सी एंड डी। तो देखते हैं ए सी एंड डी कहाँ पर मिलता है। तो ये आप देख पा रहे हो ए सी एंड डी जो मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है, तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ अब चलते हैं। एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और बोला गया आर स्टिमुलेटेड बाय ब्राइट लाइट एंड कैन डिस्टिंग्विश कलर बट दे डू नॉट फंक्शन इन नाइट विजन। तो जो कोन होता है, कोन वही आर स्टिमुलेटेड बाय ब्राइट लाइट एंड, तो नाइट विजन में ही कोन का जो यूज़ होता है वो नाइट के लिए होता है। तो आप ये कह सकते हो कोन जो है कलर विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो कोन किस चीज़ के लिए है रेस्पॉन्सिबल, कलर विजन के लिए। अब रोड है जो सेकंड ऑप्शन, इसकी भी हम बात करेंगे। तो रोड जो है, जो रोड्स होती हैं वो रेस्पॉन्सिबल होती है जनरल विज़न के लिए और डिम लाइट के लिए। मतलब जो धीमी रोशनी होती है, बहुत मामूली सी जो रोशनी होती है, डिम लाइट, उसमें ये रोड काम करती है। ऑप्टिक नर्व क्या होती है, तो ऑप्टिक नर्व जो है आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लेके जाती है आई टू ब्रेन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लेके जाती है आई से आपकी ब्रेन में। और रेटिना पे आपकी इमेज बनती है, तो रेटिना आपकी लाइट को रिसीव करती है। तो ये हमने 4 ऑप्शन के यूसेज भी पढ़ लिए, इनमें से कोई भी पेपर के अंदर आ सकता है, तो आप ये चीज़ भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर सीन इन अ स्लाइड ऑफ ह्यूमन चीक सेल व्हेन ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप 40x मैग्नीफिकेशन। तो 40 गुना मैग्नीफिकेशन किया गया है, तो क्या नज़र आएगा। तो इसमें आपको एक तो सेल मेम्ब्रेन नज़र आएगा, एक साइटोप्लाज्म नज़र आएगा और एक न्यूक्लियस नज़र आएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 ठीक है। अब कुछ इनके फंक्शन पढ़ लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन के क्या फंक्शन है। तो सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो एक फंक्शन है कि ये बैरियर कीप द कॉन्स्टेंट ऑफ द सेल इन एन अनवांटेड सब्सटेंस आउट। मतलब जो अनवांटेड सब्सटेंस है उसके बीच में ये बैरियर बन जाता है। और क्या होता है, गेट अलाउइंग ट्रांसपोर्ट इनटू सेल ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड मूवमेंट फ्रॉम सेल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये अलाउ करता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट को अंदर आने में और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर भेजने में ये सेल मेम्ब्रेन काम करता है। साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है, साइटोप्लाज्म का फंक्शन है इट इज़ अ होल्डिंग कंपाउंड ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग सेल इट शेप। तो ये डैमेज वगैरह सब बचाता है साइटोप्लाज्म किसी भी सेल को, और सेल को शेप प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। तो ये फंक्शन भी आप
याद रखना, पेपर में आपके आ सकते हैं। अच्छा, इस PDF का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड इन फूड चेन एट ईच हायर ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज। तो इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पेपर के अंदर आता है। तो यहाँ पर जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बायो मैग्नीफिकेशन है। लेकिन ये तो ठीक है, आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, लेकिन अलग जो बाकी जो चीज़ है उसके बारे में भी हम ज़रूर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है एक्यूमुलेशन का क्या मतलब है, तो यहाँ पर जो एक्यूमुलेशन का जो मतलब है, रिपीटेड एक्सपोजर टू अ केमिकल, और केमिकल की जगह यहाँ पे ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं, में रिजल्ट इन प्रोग्रेसिव इंक्रीज ऑफ इट्स कंसंट्रेशन इन ऑर्गेनिज्म ऑर्गन या टिश्यू। एक्यूमुलेशन का मतलब ये है किसी भी ऑर्गन या टिश्यू या ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल का बढ़ जाना या ड्रग का बढ़ जाना, लगातार बढ़ जाना, एक्यूमुलेशन कहलाता है। तो एक्यूमुलेशन की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी पॉल्यूशन और यूट्रोफिकेशन तो आपको मालूम ही होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है, ए स्टूडेंट वॉज टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस विच अकर व्हेन द रेजिन आर सोक इन वाटर। द प्रोसेस इज नॉन एज। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है ऑस्मोसिस। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। अच्छा, बाकी की 3 जो है इसको भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ अ प्लांट सेल एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सेल। जो वाटर से जो सेल से जो वाटर लॉस होता है वो प्लाज्मोलाइसिस की वजह से होता है, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन वो पैदा कर देता है। अगला है एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसमें सेल जो है एब्जॉर्ब करता है एक्सटर्नल मटेरियल, बाहर से एक्सटर्नल मटेरियल एब्जॉर्ब करता है और इनगल्फ इट विथ सेल मेम्ब्रेन, और इनगल्फ कर देता है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ। अगला है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन इज़ अ मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू सेमी परमिबल बैरियर। तो ये तीनों फंक्शन आप अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है, ग्रीन कलर कोटिंग ऑन कॉपर यूटेंसिल इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। तो सबसे पहले इसकी हम रिएक्शन करके देखते हैं। जो कॉपर है ये जब बाहर आपका वाटर भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो ये जब, और उसमें ऑक्सीजन भी है, जब ये रिएक्ट करता है तो क्या देता है उसकी बात करते हैं। तो वो देता है आपको CuOH2 प्लस CuCO3। और ये ये जो कॉपर कार्बोनेट जो है ये सॉलिड होता है और यही ग्रीन कलर का होता है, यही ग्रीन कलर का होता है। तो अब ऑप्शन में हम देखते हैं, जब ग्रीन कलर कोटिंग इन कॉपर यूटेंसिल इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, तो सिंपल सा हम देख पा रहे हैं कॉपर कार्बोनेट जो है ऑप्शन नंबर 1 में ही है, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका कॉपर कार्बोनेट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी मैंने आपको करके दिखा दी है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है, पीसीज ऑफ प्री वेट क्लॉथ ऑफ सिल्क, नाइलॉन, कॉटन and wool of equal measurement are taken and soaked in a beaker filled with water. After a few minutes, the cloth pieces were taken out of the beaker and weighed again. Which of the following option place them in correct order of their final weight? तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हायर वाटर एब्जॉर्प्शन मोर विल बी द फाइनल वेट। जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसी का फाइनल वेट ज़्यादा होगा।
तो कॉटन, नायलॉन, सिल्क और वूल में सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन पावर होती है वूल के अंदर होती है, तो इसीलिए वूल सबसे पहले हो जाएगा, वूल। उसके बाद होती है कॉटन के अंदर, तो कॉटन इसके, उसके बाद सिल्क और उसके बाद नायलॉन। तो वूल, कॉटन, सिल्क, नायलॉन, वूल में सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं ये कौन सा ऑप्शन में मिल पा रहा है। तो बॉस आप इसमें देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में वूल है, फिर कॉटन है, फिर सिल्क और नायलॉन, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ये हमने कैसे पता लगाया है, जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा होगी उसी का वेट फाइनल में ज़्यादा आएगा। तो इस तरीके से हमने ये किया है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, अ फूड सैंपल टर्न ब्लू ब्लैक आफ्टर एडिशन ऑफ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, द सैंपल कंटेन्स। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन भी है, इस बारी भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड रखना। तो जो ब्लू ब्लैक कलर का जो सॉल्यूशन होता है जब आयोडीन डाला जाता है, तो वो स्टार्च का एक टेस्ट होता है जिसको स्टार्च टेस्ट के नाम से जाना जाता है। जब आयोडीन का सॉल्यूशन आप डालते हो तो वो स्टार्च देता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चले अब बात करते हैं कुछ और टेस्ट की। तो प्रोटीन का जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं ब्यूरी टेस्ट। प्रोटीन का जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं ब्यूरी टेस्ट। ब्यूरी टेस्ट। और इसमें होता क्या है कि सोडियम NaOH प्लस कॉपर सल्फेट को एक साथ डाला जाता है और ये आपका ब्लूइश वॉयलेट कलर देता है। ब्लूइश वॉयलेट कलर देता है ये। तो ये प्रोटीन का टेस्ट होता है, तो इसका भी आप याद रखेंगे, इस वाले टेस्ट को ब्यूरी टेस्ट के नाम से जाना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन की तरफ अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला गया, द प्रोसेस ऑफ विच ब्लड इज क्लियर्ड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन द केस ऑफ किडनी फेलियर इज कॉल्ड। जब किडनी फेल हो जाती है तो मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है, जब उसको ब्लड को फिल्टर करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। ऑप्शन नंबर इसका ए ही करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल फॉरेस्ट्री इन इंडिया। तो पहला ऑप्शन दिया है, बैन ऑन नेटवर्क ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व, या सप्लाई ऑफ कैप्टिव लेबर फॉर फॉरेस्ट ऑपरेशन। थर्ड ऑप्शन दिया गया है, साइंटिफिक कल्टिवेशन ऑफ सर्टेन स्पीशीज ऑफ ट्रीज। फोर्थ में दिया हुआ है, प्रमोशन ऑफ ग्रेजिंग, हंटिंग, फिशिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो इसमें जो है आपका दूसरा और तीसरा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ये जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है ये आपकी सही है। सप्लाई ऑफ कैप्टिव लेबर फॉर फॉरेस्ट ऑपरेशन एंड साइंटिफिक कल्टिवेशन ऑफ सर्टेन स्पीशीज ऑफ ट्रीज। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट। अब इसी में एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर जो इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इंडिया में, वो 1864 को हुआ था, 1864 को हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 21 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो कि एक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया है, M.K. गांधी चूज टू क्लोज द होल नेशन इन खादी बिकॉज इट वुड बी अ मीन्स ऑफ इरेजिंग डिफरेंस बिटवीन रिलीजन्स। सेकेंड स्टेटमेंट दी हुई है, इट वुड बी अ मीन्स ऑफ इरेजिंग डिफरेंस बिटवीन द क्लासेस। थर्ड स्टेटमेंट है, दोज हु वर डिप्राइव्ड बाई कास्ट नॉर्म्स वुड वेयर इट फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट। या चौथे स्टेटमेंट है आपकी, मोस्ट पीपल वर इजीली एबल टू टेक द सिंगल पीजेंट लॉइन क्लॉथ एज ही हैड। तो इसमें जो है एक तो रिलीजन के लिए किया गया था, मतलब रिलीजन के लिए, और एक जो आपकी कास्ट के लिए। तो मतलब पहली और दूसरी स्टेटमेंट इसकी सही है। तो देख लेते हैं पहली और दूसरी स्टेटमेंट कहाँ पर है। तो ये ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट में मिल पा रही है, पहली और दूसरी, बाकी किसी में नहीं है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर देखते हैं, महात्मा गांधी ने जो अपना खादी जो मूवमेंट है
वो खादी जो मूवमेंट है वो 1918 में स्टार्ट किया था। ये भी आपको याद होना चाहिए, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको दिए जा रही हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन में बोला गया है एग्जामिन द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो एक स्टेटमेंट, आपको दो स्टेटमेंट दी गई है और दो स्टेटमेंट में से फिर हमें बताना है कौन सी क्या आंसर सही होगा। तो पहली स्टेटमेंट दी हुई है द सिस्टम ऑफ indentured labor unfolded as a new system of slavery in the 19th century. Second statement है workers discovered their own ways of surviving and creating new form of culture fusion like chutney music. तो ऑप्शन देखते हैं अब इसके क्या है। स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ फॉल्स, या दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर 4, यानी स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आइडेंटिकल लेबर वॉज अ सिस्टम ऑफ बाउंडेड लेबर दैट वॉज इंस्टीट्यूटेड फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तो ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। क्या? जो आइडेंटियोड लेबर वॉज अ सिस्टम ऑफ बाउंडेड लेबर दैट वॉज इंस्टीट्यूटेड फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट सही तो है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 में बोला गया है हाउ डू वी नो टुडे दैट ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग पैलियोलिथिक पीरियड। तो ऑप्शन आपके सामने है वी हैव विविड पोर्ट्रियल ऑफ दिस बर्ड इन द पेंटिंग ऑफ भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, या लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल वर फाउंड एट पटने इन महाराष्ट्र, या वी हैव पिक्टोग्राफिक रिकॉर्ड ऑन ऑस्ट्रिच इन दिल्ली नेशनल म्यूजियम, या चौथा ऑप्शन है आपका दीज आर डिस्क्राइब इन द मेमोरीज ऑफ अर्लीस्ट फॉरेन ट्रैवलर फ्रॉम अफ्रीका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका एग शेल पाए गए थे जो कि महाराष्ट्र में पाए गए थे। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल वर फाउंड एट पटने इन महाराष्ट्र। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको एक चीज़ ये है कि जो ऑस्ट्रिच है, मतलब अब जो ऑस्ट्रिच जो पाए जाते हैं वो ओपन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, जैसे कि अफ्रीका। ओपन कंट्रीज़ जैसे अफ्रीका में अब ऑस्ट्रिच पाए जाते हैं। ये धीरे धीरे विलुप्त की कगार पर है, इसलिए गवर्नमेंट इनका संरक्षण करती है। तो ये विलुप्त होने की कगार पर है, लगभग ख़त्म होने के कगार पर। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आपका रिपीट भी हो सकता है, तो आपको इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना चाहिए। इसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड बाय द, जो प्रीएम्बल जो अमेंडमेंट जो हुआ था वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था? तो ये था 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था। तो देखते हैं 42nd कहाँ पर है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 4 में मिल पा रहा है। 42nd अमेंडमेंट ऑप्शन नंबर इसका 4 ठीक हो जाएगा। 42nd अमेंडमेंट, और 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 1976 में। अब बाकी के भी अमेंडमेंट हम पढ़ लेते हैं। पहला अमेंडमेंट दे रखा है 70वां अमेंडमेंट। तो 70वां अमेंडमेंट जो हुआ था वो हुआ था 1992 में। क्या था इसके अंदर? इसके अंदर था प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो पौंडीचेरी और दिल्ली के एमएलएस को भी शामिल किया गया था। जो प्रेसिडेंट के जो
इलेक्शन होते हैं उसमें पौंडीचेरी और दिल्ली के जो एमएलएज थे उनको भी शामिल किया गया था। अगला है 40वां अमेंडमेंट जो है सेकंड ऑप्शन वाला, ये हुआ था आपका 1976 में, 1976 में हुआ था ये भी। इसमें क्या था, अमेंडमेंट में एम्पावरमेंट ऑफ द पार्लियामेंट एंड लैंड रिफॉर्म वगैरह शामिल किया गया था। तो एम्पावरमेंट और लैंड रिफॉर्म वगैरह इसमें शामिल किए गए थे। और एक और जो है, जो आपका 24 है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, ये आपका 1971 में हुआ था। जो अमेंडमेंट 24वां अमेंडमेंट जो है, मतलब ये वाला, ये आपका 1971 में हुआ था। इसके अंदर क्या था, 24वें जो हुआ था अमेंडमेंट, तो इसमें क्या था, किसी भी बिल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बिल के लिए प्रेसिडेंट की सहमति इसके लिए ज़रूरी चाहिए थी। मतलब कोई भी अगर आप बिल होगा, 1971 के 24वें अमेंडमेंट में क्या था, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बिल है उसके लिए प्रेसिडेंट की सहमति ज़रूरी होनी चाहिए। अच्छा, अब तक कितने अमेंडमेंट आ चुके हैं, तो अक्टूबर 2021 तक 105 अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 में बोला गया विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट पंचायती राज। तो पंचायती राज भी अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है और इससे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। द पंचायती समिति एंड ज़िला परिषद शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर। तो ये तो गलत ऑप्शन है आपका। अगला है टू कंटेस्ट इलेक्शन मिनिमम एज शुड बी 18 ईयर। 18 ईयर नहीं होती है, ये भी गलत है। इलेक्शन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज़ कंडक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये बिल्कुल सही है आपका। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आपका 3rd हो जाएगा। चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। फॉर द फाइनेंशियल रिव्यू ऑफ पंचायत द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज स्टेब्लिश आफ्टर 6 ईयर। तो ये 6 ना होकर ये 5 साल होता है। तो मैं जैसे कि आपको पहले बता देता हूँ, पहला जो ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि पंचायती समिति और ज़िला परिषद का जो गठन है वो पब्लिक वोट से होता है, ना कि इलेक्टेड मेंबर से होता है। पब्लिक वोट से होता है ये। और दूसरा ऑप्शन में जो 18 साल उम्र है, ये 18 साल ना होकर 21 साल उम्र है टोटल। और यहाँ पर जो 6 साल है, 6 साल की जगह ये 5 साल है, आपका 5 साल है। चलते हैं, तो इसमें आपका ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे ये दे दी ये चीज़ है आपकी। अच्छा, इस पीडीएफ का लिंक, इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इसका लिंक, इस पीडीएफ को हम पा सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। बोला गया है, क्वेश्चन में कहा गया है द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 1952 इन्वॉल्व द साइमल्टेनियस इलेक्शन टू लोकसभा एंड। तो लोकसभा के साथ जो हुआ था वो स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 जो है स्टेट असेंबली, वही इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन में बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स दी है। डैश इज़ अ लैंडलॉक कंट्री इन साउथ एशिया एंड हैज़ ट्रांजिशन फ्रॉम एन एब्सोल्यूट मोनार्की टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो ये जो है आपका भूटान है। ऑप्शन नंबर 4 भूटान इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, लैंडलॉक कंट्री क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो लैंडलॉक कंट्री वो कंट्री होता है जिसके चारों तरफ ज़मीन हो और किसी भी तरफ से वो ओशन से ना घिरा हो। मतलब चारों तरफ, जैसे कि एक ये स्पेस है और इसके चारों तरफ आपका लैंड ही लैंड हो, कोई ओशन ना हो, तो इसे बोलते हैं लैंडलॉक कंट्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है असेस गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन ए क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट
नॉट इन कश्मीर। रीज़न क्या है इसका जो इन्होंने दिया हुआ है, द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे नाइट एज मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो यही चीज़ गलत है, साउथ टू नॉर्थ नहीं होता ये होता है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो देखते हैं ये कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, ए इज़ ट्रू बस आर इज़ फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट जो था वो तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जो उसका एक्सप्लेनेशन था नॉर्थ टू साउथ दे रखा था जबकि होता है ईस्ट टू वेस्ट, तो वो रीज़न ही इसका गलत दे रखा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 में बोला गया था कंसिडर द फॉलोइंग, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, ऑप्शन बी लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल, या डायरेक्शन ऑफ द ब्लोइंग विंड। द टाइप ऑफ थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फ्रॉम vary from place to place because of the variation in which of the above factor। तो इसमें जो है आपका जो फैक्टर है वो तीनों फैक्टर डिपेंड करता है, मॉइस्चर टेम्परेचर पे भी, मॉइस्चर पे भी, लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड पे भी, और स्लोप एंड थिकनेस ऑफ द सॉइल। जो डिपेंड नहीं करता है वो है आपका डायरेक्शन ऑफ विंड ऑफ ब्लोइंग, इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपको मिलता है। ए बी सी करेक्ट होगा, तो ए बी सी जो आपको मिलेगा वो ऑप्शन नंबर 3 में मिलेगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए बी सी हो जाएगा। स्टेटमेंट जो आपकी तीनों स्टेटमेंट स्टार्टिंग की वही सही है। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है द मेन रीज़न फॉर द फैक्ट दैट द अर्थ एक्सपीरियंस द हाइएस्ट टेम्परेचर इन द सब ट्रॉपिक इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रादर देन एट द इक्वेटर इज। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। सब ट्रॉपिकल एरियाज हैव लॉन्गर डेज आर इन समर देन इक्वेटर। जो सब ट्रॉपिकल एरिया होते हैं उसमें जो लॉन्गर डे होता है जो कि इक्वेटर से ज़्यादा होता है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 32 की तरफ देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट, आल्प्स, अरावली, अपलांशियस, हिमालय, उरल और वास्चेज इन द लिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो कौन सा डिफरेंट है, वोजेस, आल्प्स, उरल या अरावली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, वास्चेज। क्यों? क्योंकि वास्चेज जो है ये आपका ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन, ये ब्लॉक माउंटेन है आपका। और बाकी के जितने हैं मतलब अल्प्स, अरावली, अपलांशियस, हिमालय, उरल, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन, फोल्ड। तो ये क्वेश्चन आता भी है कि फोल्ड माउंटेन इनमें से कौन सा है या ब्लॉक माउंटेन कौन सा है। तो आप ये याद रखना है जो वास्चेज है ये ब्लॉक माउंटेन है, आल्प्स, अरावली, अपलांशियस, हिमालय, उरल ये सारे आपके फोल्ड माउंटेन है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर 1 है यही सबसे अलग हो जाएगा। तो एक रीजनिंग टाइप में भी क्वेश्चन में आ सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज वुड इंक्रीज प्रोडक्शन बाय टेकिंग इट टू पॉइंट क्लोजर टू द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर कर्व बट वुड नॉट शिफ्ट द फ्रंटियर कर्व। तो ऑप्शन में देखते हैं, बोला गया ए पॉलिसी दैट इनकरेज फर्म टू बाय मोर इंडस्ट्रियल प्लांट। सेकंड में बोला गया ए पॉलिसी दैट इनकरेज फर्म टू डेवलप एंड इंट्रोड्यूस इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। थर्ड में बोला गया ए पॉलिसी दैट इनकरेज फर्म टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देयर लेबर। या लास्ट में है ए पॉलिसी दैट इनकरेज फर्म टू ऑप्टिमली यूटिलाइज ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज। तो 33 का जो है यही जो हमने लास्ट ऑप्शन पढ़ा है यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो ऐसी नीति है जो फर्मों को पहले से उपलब्ध संसाधन का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करे। 33 के बाद 34 में देखते हैं, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन है और इसमें बोला गया इफ़ द RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट ओपन मार्केट
ऑपरेशन पॉलिसी दिस मीन्स इट विल बी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ऑफर कमर्शियल बैंक मोर क्रेडिट इन द ओपन मार्केट। 34 के बाद 35 में देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओवर द लास्ट 40 ईयर्स इन इंडिया। पहली स्टेटमेंट है, सेकेंडरी सेक्टर हैज़ इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। या दूसरी स्टेटमेंट है, देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द शेयर ऑफ 3 सेक्टर्स इन जीडीपी, अ सिमिलर शिफ्ट हैज़ नॉट टेकन प्लेस इन एम्प्लॉयमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन देखते हैं इसके, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, या ए इज़ ट्रू बी इज़ फॉल्स, या ए इज़ फॉल्स बट बी इज़ ट्रू, और बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ए इज़ फॉल्स बट बी इज़ ट्रू। यानी जो पहली स्टेटमेंट है सेकेंडरी सेक्टर वाली, ये गलत है कि ये रिप्लेस नहीं करती प्राइमरी फैक्टर को, लेकिन जो दूसरी वाली है कि शेयर 3 सेक्टर इन जीडीपी, ये स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल सही है। 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 में हम चलते हैं, और 36 में बोला गया है कि फूड सिक्योरिटी इज़ इंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ़ इनफ फूड इज़ अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट ये। ऑल मैन हैव कैपेसिटी टू बाय फूड एक्सेप्टेबल क्वालिटी। तो सभी मैन ख़रीद नहीं सकते, ये चीज़ गलत है इनकी। देयर इज़ नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड। तो स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, इसीलिए 1 और 3 देखते हैं कौन सा ऑप्शन में मिलती है। ये मिलती है आपको ऑप्शन नंबर 3 में, ए एंड सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो नेशनल सिक्योरिटी फूड एक्ट 2013 जो बनाया गया था, वो सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स टू 2/3 ऑफ द कंट्री, 1.2 बिलियन पीपल लगभग, मतलब 2013 में ये बना गया था। और इसमें बोला गया था कि जो फूड ग्रेन्स है वो 2/3 हिस्से को दिया जाएगा, मतलब 3 में से 2 हिस्से को दिया जाएगा इंडिया के अंदर, ये था इसके अंदर। 37 में चलते हैं क्वेश्चन नंबर। बोला गया है, द कंपोनेंट ऑफ मटेरियल कल्चर आर डैश एंड ऑब्जेक्टिव। तो इसका जो एक्सटर्नल, इंटरनल या टेंजिबल, ऑप्शन देखते हैं, ए बी सी या ए एंड सी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए एंड सी है, यानी टेंजिबल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है ये। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 में बोला गया है, थॉमस रॉबर्ट मल्थूस हु रोड द फेमस एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये एक बुक है, वॉज बॉर्न इन विच ईयर। तो ईयर वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया गया है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए ही करेक्ट ऑप्शन है, मतलब 1766 में ये पैदा हुए थे। और ये जो थे इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे ये, रॉबर्ट माथूस, और इनका जन्म एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 13 फरवरी 1766 को हुआ था। और जो इनकी डेथ हुई थी वो 23 दिसंबर को हुई थी, और 1834 में। और इन्होंने जो बुक लिखी है वो तो आप देख ही पा रहे हो कि एन एसे ऑन द प्रिंसिपल पॉपुलेशन। ये जो पब्लिश हुई थी, ये हुई थी 1798 के अंदर। 1798 में इन्होंने ये बुक पब्लिश कर दी थी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस चीज़ के बारे में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ देखते हैं, द इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर एंड बिलीव ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कल्चर अकॉर्डिंग टू वंस ऑन कल्चर वैल्यूज इज। तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं, कॉस्मोपॉलिटिनिज्म या एथनोसेंट्रिज्म या जेनोसेंट्रिज्म या एक्सट्रीमिज्म। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, एथनोसेंट्रिज्म।
अब बाकी ऑप्शन को भी हम डिस्कस करते हैं। कॉस्मोपॉलिटिज्म, एन आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग आर मेंबर ऑफ सिंगल कम्युनिटी। कॉस्मोपॉलिटिकन में क्या बोला गया है कि एक आइडिया है कि सभी जो ह्यूमन बींग है वो एक सिंगल कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। जेनोसेंट्रिज्म, प्रिफरिंग अ कल्चर अदर देन वंस ओन। और एक्सट्रीमिज्म इज द क्वालिटी ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीम, क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीम, एक्सट्रीम बनने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट हैज़ स्टडीड द रिलेशन ऑफ सोसाइटी विद अदर एस्पेक्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका इमाइल दुर्खेम है। इन्होंने ही ये जो बुक है ये लिखी थी, सुसाइड वाली। और बाकी के बारे में भी हम देखते हैं। अच्छा, इमाइल दुर्खेम जो थे फ्रांस सोशियोलॉजिस्ट थे, ये फ्रांस के थे, और इनका जो टाइम पीरियड था वो 1858 से लेकर 1917 तक रहा था इमाइल दुर्खेम का। कार्ल मैक्स जो कि बहुत जाने माने जर्मन फिलोसोफर थे, इनका जो टाइम पीरियड था वो 1818 से लेकर 1883 तक था, और ये फाउंडर ऑफ मैक्सिज्म भी है। कार्ल मैक्स फाउंडर ऑफ मैक्सिज्म। एम.एन. श्रीवासन जो हैं ये इंडियन सोशोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने संस्कृताइजेशन टर्म दी थी, इसलिए इनको जाना गया। इनका भी टाइम पीरियड जान लेते हैं। इनका जो टाइम पीरियड है ये 1916 से लेकर 1999 में इनकी डेथ हुई। लास्ट जो है आपका मार्क्स वेबर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, ये जर्मन सोशियोलॉजी से, और इनका टाइम पीरियड जो है ये 1864 में जन्मे और 1920 में इनका डेथ हुई। तो ये आपके इस तरीके से एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे ये चीज़ें दी गई है। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है, चूज वन वर्ड दैट इज सुइटेबल फॉर बोथ सेंटेंसेस। तो एक ही वर्ड यहाँ पर हमें चूज़ करना है, और जो कि दोनों सेंटेंस को फिल इन द ब्लैंक जो नीचे दिए हुए हैं वहाँ पर सुइटेबल आ जाए। द डैश ऑफ वुड सेलेक्टेड बाय द इंटीग्रल डिज़ाइनर वॉज एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल। सेंटेंस 2 है, इट वॉज स्टेट ऑफ क्राइसिस, इमीडिएटली द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड टू डिस्कस द कोर्स ऑफ एन एक्शन रिक्वायर्ड टू काम द सिचुएशन। तो आप स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ पा रहे हो कि यहाँ पर क्या ऑप्शन होना बेहतर है, कि यहाँ पर पैनल हो सकता है, कमेटी हो सकता है, प्लैंक हो सकता है, या कंसोर्टियम हो सकता है। तो इसमें आपका पैनल हो सकता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, द पैनल ऑफ वुड। एंड यहाँ पे हो जाएगा द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट अ पैनल टू डिस्कस द कोर्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड टू काम द सिचुएशन। तो पैनल को ही यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, पैनल बनाया जाता है। 41 के बाद 42 में देखते हैं, ये भी एक इंग्लिश का ही क्वेश्चन है आपका। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। नाउ इट वॉज अलीज टर्न टू ट्रेवल, फिर कॉमा, फिर डैश दे रखा है, हु गैदर्ड एट एवरी स्टेशन टू पैशनेट स्पीच। तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है राउजिंग द क्राउड। नाउ इट वॉज अलीज टर्न टू ट्रेवल, राउजिंग द क्राउड मतलब ऑप्शन नंबर ए, हु गैदर्ड एट एवरी स्टेशन टू लिसन टू पैशनेट स्पीचेस। तो ये लिसन स्पीचेस को क्या करते हैं, लिसन ही होते हैं। तो लिसन यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ लिसनिंग था, तो ये दो ऑप्शन तो थे ही नहीं। अब यहाँ था राउज द क्राउड और यहाँ था राउजिंग द क्राउड। तो हमें राउजिंग द क्राउड ना होकर यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होना था राउजिंग द क्राउड होना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है जो अभी की बात चल रही है, इसीलिए। अब क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा को किसने लिखा है। तो इसके जो राइटर है चित्रा मृदुल है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है, चित्रा मृदुल। ऑप्शन नंबर इसका 3 ठीक हो जाएगा।
और ये सामयिक प्रकाशन से छपी थी। ये बुक जो थी सामयिक प्रकाशन ने छापी थी और ये 224 पेजेस की थी। इस उपन्यास के लिए जो चित्रा मृदुल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2018 में भी नवाजा गया है। और ये जो बुक है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालासोपारा, ये इन्होंने किन्नर लोगों के ऊपर बनाई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। हरिपद कोमल कमल से कौन सा अलंकार है? तो ये हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पर ये उपमा अलंकार है, जो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अब उपमा अलंकार होता क्या है, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उपमा अलंकार जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी व्यक्ति या चीज़ से की जाए तो यही उपमा अलंकार कहलाता है। यानी जब आप किसी व्यक्ति और वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से या दूसरी चीज़ से करोगे तो यही उपमा अलंकार कहलाएगा। रूपक अलंकार भी होता है जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है और उसे ही रूपक अलंकार कहलाते हैं। जहाँ पे उपमेय और उपमान में कोई अंतर आपको दिखाई ना दे वो रूपक अलंकार कहलाएगा। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे थी। जोश मलिहाबादी इज़ फेमस फॉर, तो जोश मलिहाबादी जो थे वो अपनी पोएम्स के लिए बहुत फेमस हुए हैं। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जोश मलिहाबादी का जो नाम था वो था शब्बीर हसन खान। शब्बीर हसन खान, ये जोश मलिहाबादी का एक्चुअल नाम था, शब्बीर हसन खान। 45 के बाद 46 की तरफ देखते हैं। रुबाई इज़ अ फॉर्म ऑफ पोएट विच कंसिस्ट ऑफ डैश लाइन। तो रुबाई जो होती है ये उर्दू में होती है और इसमें टोटल 4 शेर पढ़े जाते हैं, 4 शेर होते हैं, 4 लाइनें होती है, तो रुबाई इसी को कहते हैं आपको। 46 के बाद 47 में देखते हैं। हु रूट द पोएम कामड़ी कलाई। तो कामड़ी कलाई जो पोएम है ये आपकी भाई वीर सिंह ने लिखी थी। भाई वीर सिंह, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, प्रेमचंद। अब प्रेमचंद यहाँ पर आया तो हम प्रेमचंद से जान लेते हैं कि इनकी जो पोएम और इनकी क्या उपन्यास क्या हैं। तो एक इनका उपन्यास है ख्वाहिशें, क्रमभूमि, हिंदू और मुसलमान, ये सारी इनकी पोएम्स हैं सारी। और महबूब रूह की ग़िज़ा या भूख है, ग़िज़ा मतलब भूख, जीवन का रहस्य, तो ये प्रेमचंद की बहुत फेमस पोएम्स है। और इसमें अगर आप इनके उपन्यास पढ़ोगे तो जिसमें कफन या फूस की रात या ईदगाह या दो बैल, ये सारे के सारे इनके उपन्यास हैं जो कि बहुत फेमस है और ये क्लासेस में भी पढ़ाए जाते हैं। तो मैं एक बार ये दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें। प्रेमचंद की ख्वाहिशें, क्रमभूमि, हिंदू और मुसलमान, महबूब रूह की ग़िज़ा है और जीवन का रहस्य, ये 5 इनकी बहुत फेमस पोएम से कविताएं हैं। और जो उपन्यास हैं इनके वो हैं कफन, फूस की रात, ईदगाह और दो बैल, तो ये बहुत फेमस है। 47 के बाद 48 की तरफ देखते हैं। रसीदी टिकट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपका एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी से भी एक क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जा रहा है। तो ऑटोबायोग्राफी भी आपकी रिसेंटली जितनी भी रिलीज़ हो रही है ये भी आप पढ़ के जाइएगा। अमृता प्रीतम की है ये ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन नंबर इसका 3 ठीक हो जाएगा। और जो अमृता प्रीतम है ये पंजाबी लिटरेचर लिखती है, ये पंजाबी लिटरेचर लिखती हैं। और अमृता प्रीतम को ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिल चुका है और पंजाब का रत्न भी मिल चुका है, जिसको पंजाब रत्न के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। 49 की तरफ सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एरिया हैज़ बीन एक्सप्लिकेटेड इन लीलावती रिटन बाय भास्कराचार्य। तो
जो सब्जेक्ट था वो आपका मैथमेटिक्स था, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, जो लीलावती में जिक्र किया गया है भास्कराचार्य के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं हम अगले पार्ट में, जिसमें रीजनिंग से स्टार्ट हो रहा है, वो हम क्वेश्चन नंबर 51 से हम अगले वीडियो में यानी वीडियो नंबर 2 में हम सॉल्व करेंगे। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो वो भी आप ज़रूर देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट रिटन बाय कालिदासा। तो कालिदासा के द्वारा जो है गीत गोविंद नहीं लिखी गई है। ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। तो गीत गोविंद फिर लिखी किसने है? ये लिखी है जयदेव ने, जयदेव ने लिखी है। बाकी मेघदूत और ये आपकी रघुवंशम और कुमार संभव, ये सारी की सारी जितनी भी हैं ये आपकी कालिदास ने लिखी है, कालिदास ने। तो इस वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। हमने जो ये हमारा DU का 2020 का बीएड एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जा रही है क्योंकि हमने बहुत डीप में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको चीज़ें बताई हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीटेड होते हैं। अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 51 से सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको लगातार मिलती रहें। और हम बीएड से रिलेटेड जितने भी मटेरियल होंगे जो आने वाले बीएड सब्जेक्ट में आपको यूज़फुल होंगे, वो भी हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। शुक्रिया।